Hello everyone, my name is Tanvi Sahu and I welcome you all on my YouTube channel that is U Biology. तो जैसा कि 2024 एंड 2025 के सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, इन सब के। तो मैं इस चैनल पे आपको चैप्टर्स कंप्लीट करवाऊंगी, क्लास 9 10 सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो। तो आज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 1। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास यूनिट 1 है, बेसिक बायोलॉजी, और इसमें हमारे पास चैप्टर है सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर रिवीजन ओनली। तो यहाँ पे आप दे रखा है फॉर रिवीजन ओनली, तो मैं ऐसा समझ रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बेसिक नॉलेज सेल का होगा, जो कि आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखा है। ओके, तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी को पता है कि सेल क्या है। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। अब क्वेश्चन ये है कि हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोल रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, आप ये देखिए कि अगर आपके पास कोई भी नॉन लिविंग थिंग है और कोई भी लिविंग थिंग है, तो हम उसको किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे कि दैट दिस थिंग इज लिविंग एंड दिस थिंग इज नॉन लिविंग। तो उसका जो बेसिक हमारे पास है सॉल्यूशन, वो क्या है, हम देख सकते हैं कि उसमें क्या सेल्स प्रेजेंट हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के पास सेल प्रेजेंट होता है, और जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास सेल प्रेजेंट नहीं होगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोल रहे हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट बोलने का क्या मतलब है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपने देख रखा होगा कि हमारा घर बना हुआ है। तो हमारा घर है, वो किससे बना है, इसमें बहुत सारे रूम्स हैं, या कोई भी बिल्डिंग है उसमें बहुत सारे रूम्स हैं। और वो रूम्स फर्दर किससे बने हुए हैं, छोटी छोटी ब्रिक्स से, छोटी छोटी ईंटों से बनी हुई हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ की जो बेसिक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, जिससे वो पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है, वो क्या है, एक ब्रिक है। सिमिलरली हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारी सेल्स होती है और ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है। हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ स्टार्ट सेल से ही करता है। फिर फाइनली क्या होता है, सेल डिवाइड होती हैं। कुछ जो सिमिलर टाइप की सेल्स होती हैं वो टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। फिर जो सिमिलर टाइप के टिश्यू होंगे वो सब इकट्ठा होके क्या फॉर्म करेंगे, वो ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे। ऑर्गन्स फिर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कराएंगे, और फिर फाइनली पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाता है। तो ये हमारे पास सिनेरियो रहता है, दैट सेल्स देन टिश्यू देन many tissues composed combine and give rise to organs. Many organs give rise to organ system, and finally whole organism is ready. Now let's see टेक्स्ट बुक में क्या दे रखा है आपकी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि all organisms including ourselves are made of microscopic cells. These cells perform activities which contribute to the overall task of an individual. Okay, तो हर एक सेल में ये कैपेबिलिटी है कि किसी भी इंडिविजुअल को जीने के लिए जो कुछ भी फंक्शंस उसकी बॉडी में हो रहे हैं वो सारे एक सेल में होते हैं। It is also to note that every organism starts its life as a single cell. The same cell undergoes repeated division to give rise to a large number of cell. तो ये तो हमको पता चल गया कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल ही है, और हर कोई क्या करता है, अपनी लाइफ स्टार्ट कैसे कर रहा है, एक सिंगल सेल से कर रहा है। लेकिन फाइनली अब जो सेल है हमारे पास, तो वो सेल बन कैसे रही है। तो इसका आंसर ये होगा कि एक सेल है, वही रिपीटेड डिविजन्स होते रहते हैं उसमें, और फाइनली अ लार्ज नंबर ऑफ सेल बन के तैयार हो जाता है। Further, the cells get specialized for various tasks such as those of giving support, producing secretions and carrying out numerous life activities. ठीक है, और फिर इन सेल के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। आगे हम स्टडी करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे है cells, a basic study in biology. As you have already read about cells in some detail in class 9th, however, it is necessary to refresh your knowledge for a proper understanding of several aspects of biology, which especially constitute the class 10th syllabus. Okay, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमको दे रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट सेल के बारे में क्या दे रखा है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब सेल से मिलकर बने हुए हैं। ओके, ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर बॉडी। ये हम देख ही चुके कि स्ट्रक्चरल यूनिट ये कैसे है। जैसे कि हमने देखा हमारी बॉडी में जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है, हम बोल सकते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है। ओके, और बेसिक स्ट्रक्चर इसमें सेल है, इसलिए बोल रहे हैं।
ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। जितनी भी हमारे पास सेल्स होती हैं उन सब की सेम केमिकल कंपोजिशन होगी और सेम मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा। ओके, नाउ ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस, हमने देख लिया। ऑल लिविंग बीइंग्स अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, अब ये वाली बात यहाँ नोट करने की ये है कि जितनी भी कोई भी नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, एज लाइक कोई भी न्यूबॉर्न बेबी है सपोज, तो वो न्यूबॉर्न बेबी बना कैसे, उसके लिए हमको एक प्री एग्जिस्टिंग सेल चाहिए, उसी से ही कोई भी लिविंग बीइंग बन सकता है। ओके, सो ऑल लिविंग बीइंग्स अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग जो सेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो। ओके, नाउ द टॉपिक इज सेल्स, हाउ मैनी। ओके, अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आखिर कितनी सेल्स होती है। ठीक है, तो यहाँ लिख रखा है कि लार्जर एन ऑर्गेनिज्म ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल्स इन इट्स बॉडी। जितना ज्यादा ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा उसमें उतने ही नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे। ओके, यहाँ हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसका साइज बड़ा होगा। ओके, आपको ये बात नोट करके रखनी है कि साइज बड़े से मैटर नहीं है। सपोज एक हाथी है और एक चींटी है, ओके, तो दोनों में नंबर ऑफ सेल्स का डिफरेंस होगा। चींटी में ऑब्वियसली कम होंगे नंबर ऑफ सेल्स, जबकि हाथी में एलिफेंट में ज्यादा होगा। यहाँ पे साइज का कोई भी ये नहीं है कि हाथी में बड़ी सेल्स होंगी, ऐसा नहीं होगा। All living things are made up of microscopic cells. Some living things are formed of just one cell. अब जैसा कि हम सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब सेल से बने हुए हैं, कुछ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं। Some are made up of a single cell. Okay. फॉर एग्जाम्पल देखा हमने, बैक्टीरिया है, अमीबा है, जबकि कुछ लार्ज प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि बहुत सारी सेल से बने हुए होते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन हमको ये लर्न करनी होगी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है। यूनी मींस सिंगल, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल और ओनली अ सिंगल सेल, उनको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके एग्जांपल्स अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें देखा कि मेजोरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स एंड आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि ह्यूमंस हो गए, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, हमें बहुत टाइप की डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मिलियन और बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, वॉलवॉक्स हो गया, रोज हो गया, मॉस्किटो हो गया, मैंगो, ह्यूमंस, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि सेल्स छोटी कितनी है, हाउ स्मॉल सेल इज। ओके, सेल्स आर वेरी स्मॉल एंड कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इसमें देखा स्मॉलेस्ट सेल आर सर्टेन बैक्टीरिया। तो सेल इतनी छोटी है कि हमको डायरेक्टली तो देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाएंगे। और स्मॉलेस्ट सेल जो होती हैं वो होती हैं सर्टेन बैक्टीरिया, रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं कि जो स्मॉलेस्ट सेल पाया जाता है उसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। ओके, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल नोन। अगर इसमें भी आप डिफरेंस ये आ जाता है कि ऐसी सेल जिसमें कि सेल वॉल प्रेजेंट है, वो स्मॉलेस्ट सेल, उसको हम बोलेंगे बैक्टीरिया। दैट बैक्टीरिया इज द स्मॉलेस्ट सेल विच ऑल्सो कंटेन सेल वॉल। और अगर क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल के बिना कौन सा स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट है, तो वो आ जाएगा हमारे पास आंसर माइकोप्लाज्मा। ओके, लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात करेंगे तो ह्यूमंस में हम देखते हैं कि नर्व सेल्स जो होती हैं वो लॉन्गेस्ट होती हैं। ओके, और फिर हमारे पास आएगी कि लार्जेस्ट सेल क्या होती है, तो वो है बर्ड्स एग। एक बर्ड होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रिच, आप लोगों को शायद पता होगा, ऑस्ट्रिच एक बड़ी सी बर्ड होती है, तो उसका एग लार्जेस्ट सेल होता है। Ostrich egg before development begins in it. It is the largest single cell of the living world today. The white albumin of the egg and the eggshell are extra parts added on the actual egg. ओके, जो कि वहां पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पास होके आ रहा है। तो बेसिकली जो हमारे पास सिंगल सेल है वो है हमारे पास एग सेल, जो कि ऑस्ट्रिच का प्रेजेंट है। वो जो कैसा होता है, सबसे ज्यादा बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है। An average sized adult human is composed of approximately 200 different types of cells, 37.2 trillion cells in the whole body, 100 billion nerve cells in the brain cortex, and 25 trillion red blood cells. अब बारी आती है कि सेल की शेप कैसी है। ओके, सो सबसे पहले हमको दे रखा है डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स आर ऑफन रिलेटेड टू डिफरेंट फंक्शंस से परफॉर्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास सेल कई शेप अलग अलग क्यों होती है। दैट रीजन क्या है कि इसकी
शेप अलग है। सबसे पहले इसका इसका आंसर क्या होगा कि हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं सेल को। ओके, एज लाइक हम अगर रेड ब्लड सेल की बात करेंगे तो उसकी शेप जो होती है वो बाइकॉनकेव होती है। अगर हम नर्व सेल की बात करेंगे तो वो इलोंगेटेड होती है, ओके, लंबी होती है। अगर हम स्पर्म सेल की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर अलग होता है, उसमें एक टेल प्रेजेंट होती है। तो इन सबका फंक्शन के अकॉर्डिंग है। अब मैं रीजन बताती हूँ आपको कि हमारे पास जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल है वो सर्कुलर और बाइकॉनकेव होती है फॉर इजी पैसेज थ्रू ब्लड कैपिलरीज एंड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अब मैं आपको शो करती हूँ कि ये स्ट्रक्चर कैसा होगा रेड ब्लड सेल का। ओके, जस्ट तो देखिए, हमारे पास रेड ब्लड सेल, सपोज ये सेल है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, और इसमें ये मिडिल पोर्शन है। ये वाला पोर्शन जो मिडिल पोर्शन होगा ये एक तरीके से धसा हुआ होगा अंदर की साइड, और जो बाहर का पोर्शन होगा ये उठा हुआ होगा। अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो ये हमें कुछ ऐसे नजर आएगी शेप। ओके, दिस शेप, ये हमारे पास पोर्शन जो कि बीच में है, सेंटर में पिचका हुआ होगा अंदर की साइड, और बाकी का पोर्शन बाहर की तरफ होगा। ओके, अब इसका साइज ऐसा क्यों है, या हम बोल सकते हैं इसकी शेप ऐसी क्यों है, इससे क्या हेल्प होती है, ये इजीली जो हमारे पास कैपिलरीज होती है, जो भी ब्लड वेसल्स वगैरह है, ये इसमें इजीली मूव कर जाता है। अगर इसको फोल्ड भी होना पड़े, अगर बहुत पतली कोई कैपिलरी है तो ये इजीली फोल्ड भी हो सकता है, या हम बोल सकते हैं इजीली इसमें से पास हो जाएगा। अब आरबीसी की एक और खासियत क्या होती है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इट इज इन्यूक्लिएटेड। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट क्यों नहीं है। सारी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन हम देखते हैं ह्यूमन की आरबीसी जो कि मैच्योर्ड होती हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसका रीजन क्या है, कैन यू गेस? ओके, सो इसका रीजन ये होता है कि जब जब कभी भी आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, सबसे पहले आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे पास बोन मैरो। ओके, बोन मैरो में जब ये बनती हैं तब इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये हमेशा से इन्यूक्लिएटेड नहीं होती है, तब इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। लेकिन फिर यहाँ पे एक प्रोसेस होगा जिसको नाम दिया जाता है इन्यूक्लिएशन। इन्यूक्लिएशन प्रोसेस के टाइम पे इनमें से न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है, और ऐसा इसलिए होता है ताकि इसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, ऐसा तो आपको पता है। हीमोग्लोबिन इसमें आ सके और इजीली ऑक्सीजन इसमें ज्यादा से ज्यादा मिल सके, ताकि हम बेसिकली क्यों न्यूक्लियस हटा, ताकि स्पेस मिल सके, हीमोग्लोबिन को काफी ज्यादा स्पेस मिल सके, इसलिए इसमें से न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये तो हमने देख लिया कि स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, अब नाउ तो हम आ गए यहाँ पे, शेप के बारे में देख लिया कि ये कैसे होती हैं, बाइकॉनकेव होती हैं। इसकी स्ट्रक्चर को मैं समझने के लिए आपको एक एग्जांपल दूं। आपने टॉफी देखी होगी, एल्पेनलीबे, एल्पेनलीबे टॉफी सभी ने खाई होगी। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, बाहर को तो थोड़ी उठी हुई होती है और बीच में वो थोड़ी पिचक जाती है, ओके, धसी हुई होती है। दैट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम एनिमल सेल और प्लांट सेल। उससे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी, ये कैसी होती हैं, ये अमीबोइड होती है, यानी अमीबा लाइक मूवमेंट होते हैं इनमें, और स्यूडोपोडिया जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं दैट कैन स्क्वीज आउट थ्रू कैपिलरी वाल्व। अब ये भी रीजन कि ये अमीबोइड शेप की क्यों है, ताकि ये इजिली स्क्वीज हो जाए कैपिलरी वॉल से। Nerve cells are long to conduct impulse from distant parts of the body to the brain and vice versa। और यहाँ पे हमने नर्व सेल्स के बारे में भी देखा कि नर्व सेल्स हैं वो लॉन्ग होती हैं। ह्यूमंस में सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल है वो भी नर्व सेल ही है। और ये इतनी ज्यादा लॉन्ग क्यों होती हैं, इसका रीजन क्या है, ताकि ये कंडक्ट करा सके इम्पल्स को फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास सपोज कभी भी हमारे यहाँ पे कोई पिंच हुई तो हमको फील हुआ कि हाँ यहाँ हमारे पेन हो रहा है, तो ये किस वजह से है, कि नर्व सेल्स की वजह से। हमारी बॉडी में खूब सारी नर्व सेल्स प्रेजेंट है, इसने तुरंत क्या किया, इम्पल्स पहुंचाया ब्रेन तक, फिर ब्रेन ने सोचा हाँ भाई पेन है, और उसने वापस
यहाँ पे रेस्पॉन्स दिखा दिया। ओके, स्टिमुलस पहुंचता है फिर रेस्पॉन्स हमको मिलता है, ये कंडीशन होती है। दूसरा हमारे पास आया, गार्ड सेल्स ऑफ स्ट्रोमेटल पोर्स इन द लीव्स आर बीन शेप टू ओपन एंड क्लोज इट। तो ये मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी एक बार कि कैसा होता है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। ओके, जस्ट अ सेकंड। सी, स्टोमेटा किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है लाइक दिस। ये गार्ड सेल्स होगा और ये इनमें प्रेजेंट होगा स्टोमेटल पोर। ये है स्टोमेटल पोर और ये है हमारे पास गार्ड सेल्स। अब यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर किडनी बीन्स की तरह क्यों है, ये यहाँ पे ओपन और क्लोज होते हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। ओके, ये आप आगे के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी दिस। तो ये वाली बात क्लियर हो गई कि गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटल पोर्स इन द लीड्स आर बीन शेप टू ओपन एंड क्लोज इट। अब यहाँ पे ग्रॉस स्ट्रक्चर की बात हो रही है सेल का पूरा स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो बात याद रखने की है वो क्या है कि जब कभी भी हम एक सेल को देखेंगे तो उसमें बेसिक कुछ फीचर्स होंगे। वो बेसिक फीचर्स क्या होंगे, सबसे पहले उसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, that encircles the cell. It is living membrane having fine pores. It is semi permeable membrane. Semi permeable का मीन यहाँ पे क्या है, इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सर्टेन सब्सटेंस होंगे जो कि उसके आसपास मूव कर पाएंगे, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये सेमी परमिएबल होती है। तो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको एक बार बताती हूँ, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक सिंपल सेल। सिंपली सेल क्या है, एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक। ये है, इसको हम बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। बेसिक अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे एक सेल की, तो इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे। सबसे पहली कंडीशन होगी कि इसकी हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, इसमें मिडल में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। ओके, और बाकी का ये फ्लूइड प्रेजेंट होगा साइड 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 में, और इस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, इसको कहा जाएगा साइटोप्लाज्म। ओके, दिस इज साइटोप्लाज्म। और ये है हमारे पास न्यूक्लियस। तो ये तीन हमारे पास चीजें हैं कि कोई भी अगर हमारे पास सेल है तो उसमें बेसिक फीचर्स होंगे कि सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस। ओके, नाउ लेट्स सी। ये वाली बात तो यहाँ क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमने बेसिक चीज ये की आती है कि इन अ प्लांट सेल an additional outermost non-living layer called the cell wall surrounds the cell membrane. प्लांट सेल में क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन के अलावा, जो कि हमने देखा सबसे आउटर मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, उसके अलावा एक और वॉल प्रेजेंट होगी जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। सेल वॉल इज मोस्टली मेड अप ऑफ सेलुलोज और इसका बेसिक फंक्शन क्या है, इट गिव्स अ डेफिनेट शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। ये एक परफेक्ट शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है। इट इज फ्रीली परमिएबल, अलाउइंग सब्सटेंसेस एंड सॉल्यूशन टू एंटर एंड लीव द सेल विदाउट हिंड्रेंस। तो यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस क्या करनी है कि जो हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, ये कैसी थी, ये थी सिलेक्टिवली परमिएबल। ओके, या हम बोल सकते हैं सेमी परमिएबल। लेकिन सेल वॉल कैसी है, सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ सर्टेन सब्सटेंस ही एंटर करेंगे एंड लीव करेंगे, इसमें सभी सब्सटेंसेस आसानी से एंटर कर जाएंगे और लीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ द सेल विच इज इनसाइड द सेल। तो जैसे कि हमने देखा कि फ्लूइड जैसा सब्सटेंस प्रेजेंट है सेल के अंदर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं हम साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अलावा हम बात कर रहे हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस, इट इज अ सेमी लिक्विड सब्सटेंस
many chemical reactions catalyzed by enzymes occur in it। सबसे इंपॉर्टेंट हमको क्या देखना है कि जितनी भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, लिविंग रिएक्शंस हो रही हैं, वो सब कहाँ होंगी, साइटोप्लाज्म में होंगी। ये एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस है और इसमें फिर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनके अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म अदर देन द ऑर्गेनेल्स mitochondria etc is called cytosol which constitute mainly the liquid media। ओके, अब हम इसमें देखते हैं द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म अदर देन द ऑर्गेनेल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोसोल बोलेंगे। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको और बताती हूँ कि क्या है तो देखिए, इसमें हमने ये तो देख लिया कि ये साइटोप्लाज्म है, ये आ गया हमारे पास न्यूक्लियस। अब हमने ये देखा कि के अलावा न्यूक्लियस के अलावा जितना भी ये पार्ट प्रेजेंट है सब, इसको हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। इसमें काफी सारे अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास सपोज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे सपोज आ गया हमारे पास ईआर। ओके, यहाँ सपोज प्रेजेंट है वैक्यूल। तो अगर हम इन ऑर्गेनेल्स को हटा दें और फिर अगर हम इस लिक्विड पार्ट की बात कर रहे हैं तो इसको बोला जाएगा साइटोसोल। ओके, और ये हो जाएगा हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हो जाएगा, न्यूक्लियस के अलावा बाहर जितना भी लिक्विड प्रेजेंट है सेल में उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और अगर हम इन ऑर्गेनेल्स को हटा के बाकी लिक्विड की बात कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम साइटोसोल। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसमें बेसिक डिफरेंस हमने क्या देखा, अगर हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं तो इसमें जितना भी सेल का कंटेंट है, ये इसमें हम सेल ऑर्गेनल्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, जितना भी कंटेंट है इस सबको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। बस हमें न्यूक्लियस को हटा देना है, यानी ऑल द कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेल एक्सेप्ट न्यूक्लियस, इसको बोला जाएगा साइटोप्लाज्म। और अगर हम साइटोसोल की बात कर रहे हैं तो साइटोसोल में अब हमने साइटोप्लाज्म में क्या कंडीशन देखी, न्यूक्लियस को तो हमने साइड कर ही दिया है, यहाँ पे काफी सारी हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं और फ्लूइड भी प्रेजेंट है। अब ये वाला जो फ्लूइड प्रेजेंट है इन ऑर्गेनल्स के आसपास, ये सारा फ्लूइड, इसको हम बोलेंगे साइटोसोल। ओके, तो साइटोप्लाज्म में से, पूरे साइटोप्लाज्म में से आप क्या करो, सेल ऑर्गेनल्स को माइनस कर दो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोसोल। हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनल्स, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, साइटोसोल। ओके, now let's see this। तो साइटोप्लाज्म और साइटोसोल ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इज अ लार्ज स्फेरिकल बॉडी लाइंग नियरली इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, नाउ अब है हमारे पास कि न्यूक्लियस इट इज सराउंडेड बाय अ डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद अ न्यूक्लियर पोर। इसमें काफी सारे न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होंगे और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियर पोर क्यों प्रेजेंट है इसमें, न्यूक्लियर पोर के थ्रू सब्सटेंसेस इसमें आ जा सकते हैं, इसलिए हमारे पास न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट। द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस इज अ सेमी सॉलिड सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेनिंग वन और मोर राउंड शेप न्यूक्लियोलाई। सिंगुलर में इसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस। तो ये वाली बात याद रखनी है आपको कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है और इसमें काफी सारे न्यूक्लियोलाई भी प्रेजेंट होते हैं। The nucleoplasm contains a network of dark colored fibers called chromatin fibers. These chromatin fibers condense into short thick chromosomes during cell division. Okay, तो आप डायग्राम में इसमें देख पा रहे होंगे क्या कंडीशन दिखा रहे हैं। न्यूक्लियस दिखाया, न्यूक्लियस में फिर हमारे पास साइटोप्लाज्म है और इसमें काफी ये क्रोमोसोम्स दिखाए हैं। अब क्रोमोसोम्स बने कैसे हैं, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में काफी सारे डार्क कलर्ड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमाटिन फाइबर्स। ये क्रोमाटिन फाइबर्स कंडेंस हो जाएंगे शॉर्ट थिक, बोल सकते हैं आप क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम देखो, वर्ड का मीनिंग देखो आप, क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड एंड सोम्स का मतलब है यहाँ पे बॉडीज। तो क्रोमोसोम्स क्या है, ये कलर्ड बॉडीज है। और ये बने कैसे हैं, क्रोमाटिन फाइबर ही कंडेंस हो गया है, जो कि हमको ये सेल डिवीजन के टाइम पे क्लियरली
नजर आएंगे। ये आप अगले चैप्टर में स्टडी करोगे कि सेल डिवीजन कैसे हो रहा है और उसमें क्रोमोसोम्स कैसे कंडेंस हो रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है, वो पूरा आप आगे स्टडी करोगे। ओके, अब यहाँ पे हम मूव करेंगे अगले पार्ट पे। ये है फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, द ऑर्गेनेल्स। तो ऑर्गेनेल्स में हमने देखा कि ऑर्गेनेल्स आर स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स इन अ सेल कंसर्न विद डेफिनेट फंक्शंस। तो देखो एक सेल है उसमें बहुत सारे फंक्शंस हो गए और उसके लिए हमारे पास अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, हर एक सेल ऑर्गेनेल का अलग अलग फंक्शन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है। तो organ and organelles, just as there are organs in the body, so are the organelles inside a cell. अब आप देखिए हमारी बॉडी में से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हमारे पास अलग हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक। ओके, इन सब का काम क्या है? डाइजेशन कराना। और हमारे पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अलग हैं, तो उनका फंक्शन क्या है? रिप्रोडक्टिव फंक्शन में वो यूजफुल होते हैं। तो जिस तरह से अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग वर्क है हमारी बॉडी में, सिमिलरली अलग अलग ऑर्गेनल्स का अपना अपना फंक्शन होता है एक सेल में, वो अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ओके, सो जस्ट एज each body organ performs one or more special functions, each organelle has a specific function in a cell. Okay, the living part of the cell, which consists of cytoplasm, nucleus, and other living bodies, are collectively called प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या याद रखनी है कि जो भी लिविंग पार्ट है सेल का, जिसमें कि हम साइटोप्लाज्म भी इंक्लूड कर रहे हैं, न्यूक्लियस भी इंक्लूड कर रहे हैं, और जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं उन सबको इंक्लूड कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लाज्म हमारे पास पूरा का पूरा साइटोसोल है, बोल सकते हैं हम पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है प्लस न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस इंक्लूड है तो उसको बोलेंगे हम प्रोटोप्लाज्म। और यही अगर हम प्रोटोप्लाज्म में क्या करो, न्यूक्लियस को माइनस कर दो, न्यूक्लियस को हटा दो, तो वो हमारे पास क्या बचा? साइटोप्लाज्म। The later term protoplast is more appropriately used for a plant cell after the removal of a cell wall. तो प्रोटोप्लास्ट वर्ड हम कब यूज करते हैं? प्रोटोप्लास्ट वर्ड मेनली प्लांट सेल के लिए यूज किया जाता है। प्लांट सेल में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी प्रेजेंट होगा। अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ प्लांट की सेल मेम्ब्रेन बची। उस वक्त उस सेल को हम क्या बोलेंगे? उस वक्त उसको बोला जाएगा प्रोटोप्लास्ट। ओके, the living bodies called organelles are the same in both plant and animal cell, except for the cell wall and chloroplast present in plant cell only and centrosome with central present in animal cells only. तो बेसिक डिफरेंस हमने क्या देखा कि ज्यादातर जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में वो सब सिमिलर हैं। बेसिक डिफरेंस जो होगा इसमें वो क्या होगा कि प्लांट्स में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा एक तो, और दूसरा देगा सेल वॉल प्रेजेंट होगी, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती और ना ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का बेसिक फंक्शन बेसिकली क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ये। सेम हम देखते हैं कि एनिमल सेल में क्या होता है? सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन आप पढ़ोगे सेल डिवीजन के टाइम पे। ओके, तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या है कि एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होगा विद सेंट्रियोल, जो कि प्लांट सेल में नहीं होगा। उसके अलावा देखा कि बहुत सारी ऑर्गेनेल्स जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, लाइजोसोम्स, वैक्यूल और सेल मेम्ब्रेन। अब हम इनको स्टडी करेंगे वन बाय वन। ओके, तो ये एक टेबल की फॉर्म में आपको दे रखा है। सबसे पहले हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम और क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, और ये सेमी परमिएबल होती है या हम बोल सकते हैं कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सबसे पहले हमने देखा कि आउटर मोस्ट होगी एनिमल सेल्स में, बट प्लांट सेल्स में क्या होगा? सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी, इसके बाहर बाहर सेल वॉल, फिर उसके अंदर आएगी सेल मेम्ब्रेन। ओके, फिर आई हमारे पास कि ये बहुत ही ज्यादा थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और ये लिविंग मेम्ब्रेन होती है, और इसमें फाइन पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सेमी परमिएबल होती है, और ये लाइपोप्रोटीन से बनी हुई होती है। ओके, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा दे रही हूँ ये, जस्ट अ सेकेंड। सी, क्या कंडीशन है हमारे पास? अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास ये कंडीशन है। ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस,
और ये पूरा पार्ट हो जाएगा हमारे पास साइटोप्लाज्म। ओके, अगर हम साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को इंक्लूड कर देते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, अगर हम पूरे कंटेंट की बात करें तो इसको क्या कहा जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। अब हम बात करेंगे सेल वॉल की। तो सपोज हमारे पास ये है कोई भी प्लांट सेल। ओके, इसमें ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही ये सेल वॉल प्रेजेंट होगी हमारे पास। ओके, इसको हम बोल रहे हैं ये सेल वॉल। सेल वॉल आपने देखा ये फ्रीली परमेबल होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ये मोस्टली सेल्यूलोज की बनी हुई होती है इन प्लांट सेल्स। ओके, अगर हमने क्या काम किया, इसकी सेल वॉल को रिमूव कर दिया, ओके, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल प्रेजेंट है, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन आ गई है। ओके, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन आ गई, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको कहा जाएगा प्रोटोप्लास्ट। ओके, तो ये बेसिक फंक्शंस हो गए, ये बेसिक थिंग हो गई कि सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होगी, कहाँ प्रेजेंट नहीं होगी। और प्लांट सेल में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट का बेसिकली फंक्शन कहाँ आ रहा है, फोटोसिंथेसिस में आ रहा है, तो आपको ये भी देखना होगा। अब हम ये, तो ये देख लिया हम। हाँ, लाइपोप्रोटीन, एक और वर्ड आया यहाँ पे आया है कि सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है लाइपोप्रोटीन की। देखिए आप, लाइपोप्रोटीन का क्या सीन है, सेल मेम्ब्रेन वर्ड है हमारे पास लाइपोप्रोटीन। लाइपो का यहाँ पे मीन है लिपिड से, लिपिड एंड प्रोटीन। जो भी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है ये किससे बनी हुई होती है, लाइपोप्रोटीन। लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड बेसिकली क्या है, ये है फैट। ओके, इनका बाइलिपिड स्ट्रक्चर होता है, ये आप आगे स्टडी करोगे। लिपिड की लेयर होती है, उसमें बीच बीच में प्रोटीन्स होती हैं, लाइक दिस। ये हमारे पास लेयर होगी, बाइलिपिड लेयर होती है, ये कंडीशन ऐसे। इसमें बीच बीच में प्रोटीन्स होती हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, ट्रांस प्रोटीन्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट। ये आप आगे स्टडी करोगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, तो लाइपोप्रोटीन आपको टर्म क्या याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, लाइपोप्रोटीन, दैट इज लिपिड प्लस प्रोटीन। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, कौन से ऑर्गेनेल्स इसके फॉर्मेशन में हेल्पफुल हैं, वो होते हैं हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आप आगे स्टडी करोगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होंगे, आर ई आर और एस ई आर। ओके, एक होता है हमारे पास आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड एस ई आर, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में हेल्पफुल होते हैं, ये प्रोटीन बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, और ये फैट या लिपिड बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। एस ई आर का फंक्शन ये होता है। तो इन दोनों से, प्रोटीन और लिपिड से क्या बना, हमारे पास बनी सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनेल है जो कि हेल्पफुल होती है बायोमेम्ब्रेन बनाने में, बायोमेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो बायोजेनेसिस कैसे हो रही है बायोमेम्ब्रेन की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से होती है। ओके, नाउ लेट्स सी अवर बुक। ओके, नाउ अब है हमारे पास सेल वॉल। इसमें प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होगा सेल वॉल। आउटर मोस्ट इन प्लांट सेल्स, नॉन लिविंग, रिजिड होगा ये स्ट्रक्चर। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, शेप प्रोवाइड कराना। ओके, अच्छा, चीफ फंक्शन हमने सेल मेम्ब्रेन का नहीं देखा है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये सेपरेट करके रखता है जो भी सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, लाइक दिस सेल मेम्ब्रेन है, ये पूरा सेल है। अब इसमें क्या कंडीशन है, इसने बाहर के एनवायरमेंट से अंदर की सराउंडिंग को सेपरेट करके रखा है, कि रेगुलेट करता है एंट्री कुछ ही सॉल्यूट्स की और आयंस की, और शेप को मेंटेन करके रखता है सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में। अगर हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं तो ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होगा, और फ्रीली परमिएबल होगा, मेनली सेलुलोज से बना हुआ होगा। और इसका फंक्शन क्या होता है कि रिजिडिटी और शेप प्रोवाइड कराता है, उसके अलावा ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है, कोई भी मैकेनिकल इंजरी या कुछ भी उससे बच के रहे प्लांट सेल, उसके लिए ये अलाउ करता है सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन टू एंटर एंड लीव द सेल विदाउट एनी हिंड्रेंस। ओके, नेक्स्ट हमने टर्म देख लिया हमारे पास साइटोप्लाज्म।
ऑल द पार्ट्स टुगेदर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ओके, जितना भी पार्ट है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस को अगर हम बाहर निकाल दें तो वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। अगर हम यही इसमें सेल ऑर्गेनल्स को भी निकाल दें, न्यूक्लियस को भी निकाल के रखा है, तो जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड जैसा पार्ट बचा सेल ऑर्गेनल्स के आसपास, उसको हम बोलेंगे साइटोसोल। ओके, और अगर हम न्यूक्लियस को इंक्लूड करके सभी पूरे इनसाइड द सेल बात कर रहे हैं, उस सभी कंटेंट को क्या बोलेंगे हम, प्रोटोप्लाज्म। ओके, अब हमारे पास आया ये कि कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड वेरियस ऑर्गेनल्स। ओके, अब इसके फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म के, डिफरेंट ऑर्गेनल्स कंटेंट इन इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब क्योंकि इसमें अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, इसके अपने अलग अलग फंक्शंस होंगे। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो सब यही होंगी साइटोप्लाज्म में। हम बोल सकते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये हमेशा मूविंग स्टेट में रहता है। ओके, इसमें अगर एक्टिविटीज हो रही हैं तो साइटोप्लाज्म लिविंग है। ओके, मीडियम फॉर इनिशियल स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये आप आगे स्टडी करोगे कि पायरुविक एसिड क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, तो इनके लिए यहाँ पे ये इनिशियल स्टेप प्रोवाइड करा रहा है, मीडियम प्रोवाइड करा रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं ईआर। ईआर में हमने देखा कि इसमें इरेगुलर नेटवर्क प्रेजेंट होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो तीन ऐसी वो होती हैं ऑर्गेनल्स जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। पहला हो जाएगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और फिर आता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इरेगुलर नेटवर्क होगा, डबल मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल होंगे। इट इज कंटिन्यूअस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द आउटसाइड एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन द इनसाइड। ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि ये कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होता है। ऐसे हमारे पास न्यूक्लियस न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस से लग के ही और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटसाइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लग के ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। जस्ट look at the diagram here, just a see, हमारे पास क्या कंडीशन है, सपोज ये हमारे पास सेल है, यहाँ न्यूक्लियस है, तो ये है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है हमारे पास न्यूक्लियस। यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से प्रेजेंट होगा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ट्यूब्यूल की तरह। और ये प्रेजेंट कैसे होगा कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होगा और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होगा। अब ये है हमारे पास ई आर, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ई आर भी हमने देखा, फर्दर दो टाइप के हैं, एक है हमारे पास आर ई आर, जिसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है एस ई आर, जिसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब रीजन क्या है कि हम इसको रफ बोल रहे हैं, इसको स्मूथ बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन होती है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसका अपीयरेंस कैसा होगा, रफ हो जाएगा, और यहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे, राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे जिसकी वजह से इसका अपीयरेंस कैसा होगा, स्मूथ होगा। आरईआर हेल्पफुल होता है किसके फॉर्मेशन में, प्रोटीन के फॉर्मेशन। और एसईआर का फंक्शन क्या होता है, क्या फॉर्म करना, लिपिड फॉर्म करना। और फाइनली प्रोटीन और लिपिड इनसे क्या फॉर्म हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इसके अलावा ये भी देखा हमने डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड हियर। सी, माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये भी हमने देख लिया कि एसईआर है, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनका फंक्शन क्या है, तो सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन और फैट का सिंथेसिस करने में हेल्पफुल है। और दूसरा क्या है, ये सपोर्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा रहे हैं सेल के लिए। ओके, सपोर्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराना हो जाएगा। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, आपने छोटे से ही पढ़ा होगा, दैट पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, जो हम सब जानते हैं। ओके,
तो अब है पावर हाउस, हम बोल क्यों रहे हैं इसको, रीजन क्या है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ऑफ वेरियस शेप्स बट यूजली सॉसेज लाइक, ये सॉसेज लाइक इसका स्ट्रक्चर होगा। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये डबल वॉल्ड होता है। इनर वॉल इसमें काफी सारे फोल्ड्स में प्रेजेंट होती है, जिसमें जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टाइल। ओके, इनका अपना खुद का डीएनए होता है। ओके, कंटेनिंग सेवरल जीन्स, इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है, इसलिए हम इनको सेमी ऑटोनोमस भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनल्स है जो कि सेमी ऑटोनोमस है, तो आंसर होगा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, इसमें खुद का राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा। अब इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, जैसे पावर हाउस क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। सिमिलरली क्या होता है यहाँ पे, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पे एनर्जी हमको एटीपी की फॉर्म में मिल रही है, वो भी कैसे, पायरुविक एसिड से, जो कि प्रोड्यूस हुआ है साइटोप्लाज्म में। सीट ऑफ सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड स्टोर्स एनर्जी, ये आप पूरा स्टडी करोगे आगे के चैप्टर्स में कि कैसे पायरुविक एसिड से कैसे एटीपी बन रहा है, कितने अमाउंट में कितना ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, कितना एटीपी का यूज होगा, ये सब आप आगे के चैप्टर्स में स्टडी करोगे। और यहाँ सिंथेसिस होती है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की भी। अब बारी आती है हमारे पास गोल्गी एपरेटस, जिसको हम गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं। तो साइंटिस्ट का ही नाम था कैमिलियो गोल्गी, उन्हीं के नाम पे उन्होंने डिस्कवरी करी थी इसकी, उसी के नाम पे नाम है ये गोल्गी एपरेटस। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट जब होगा तो हम इसको गोल्गी एपरेटस बोलेंगे, और इसको हम डिक्टियोसोम बोलेंगे जब ये प्लांट सेल में प्रेजेंट है। सो क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्टियोसोम। इसमें क्या होता है, इसमें स्टेक्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक प्रेजेंट होंगे, और कंसिस्ट करेगा ये ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और वैक्यूल्स। और इसका फंक्शन क्या है, इसकी सिंथेसिस करता है एंजाइम्स और हार्मोन्स, और फॉर्मेशन करता है एक्रोसोम का ऑफ स्पर्म। ओके, एक्रोसोम स्ट्रक्चर भी होता है, स्पर्म में ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। नेक्स्ट है हमारे पास राइबोसोम। राइबोसोम स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं, या तो ये साइटोप्लाज्म में यूं ही स्कैटर्ड होंगे, बिखरे बिखरे प्रेजेंट होंगे, या तो साइटोप्लाज्म में, या फिर क्या कंडीशन होगी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगी। अगर राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज ईआर के साथ में अटैच है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रीजन क्यों, इनका अपीयरेंस हो गया रफ यहाँ पे। ये सिंगल वॉल्ड है, राइबोसोम की बात हो रही है, देख राइबोसोम यहाँ पे सिंगल वॉल्ड है, डेंस है, स्फेरिकल बॉडीज हैं, और इनमें मेनली क्या प्रेजेंट होगा, आरएनए। फंक्शन क्या होता है राइबोसोम का, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन बस यही है कि ये प्रोटीन फॉर्मेशन कराता है। ये आप आगे क्लासेस में स्टडी करोगे कि राइबोसोम है, फिर प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, ये आगे की क्लासेस में आप स्टडी करेंगे। फिर है लाइजोसोम। तो लाइजोसोम एक मेम्ब्रेनस सैक है, बट बट ऑफ फ्रॉम गोल्गी बॉडी, जो कि गोल्गी बॉडी से ही टूट के बनाया, हम बोल सकते हैं बर्ड लाइक फॉर्मेशन हुआ, और उससे लाइजोसोम का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये भी है कि लाइजोसोम को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, इसका रीजन क्या है कि हम इसको सुसाइडल बैग क्यों बोल रहे हैं। ओके, इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। अब लाइजोसोम का फंक्शन क्या है कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मीन क्या है, सपोज कभी भी क्या हुआ, और ये डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन सब्सटेंसेस को। अब सपोज कभी भी क्या हुआ, कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस है, सपोज कोई बैक्टीरिया है, कोई भी इम्प्योरिटी है, अगर वो हमारी बॉडी में एंटर कर गई, तो ये क्या करता है, खुद ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर लेगा, खुद को ही खत्म कर लेगा। दैट व्हेन सेल इज ओल्ड, जैसे कि सेल ओल्ड हो गई कभी भी, या इसमें कोई भी इंजरी हो गई, तो ये क्या करते हैं, ऑर्गेनल खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेती है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। अब क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब जैसे ही सेल में कोई भी गड़बड़ी हुई, तो इसने क्या काम किया, अपने एंजाइम्स को रिलीज कर दिया, और ऐसी कंडीशन करी कि वो खुद ही खुद बस्ट हो जाता है। ये डाइजेस्ट करते हैं कार्टिलेजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। ओके, जब बोन्स का फॉर्मेशन होता है तो कार्टिलेजेस, कार्टिलेजेस आपको पता है प्रेजेंट होते हैं, जैसे बोन्स है थोड़ा सॉफ्ट जो होते हैं, जैसे हम अपने ईयर में देखते हैं, अपनी नोज में देखते हैं, नोज जो कि हम इजीली ये पार्ट मूव कर पा रहे हैं, ये क्या है, ये कार्टिलेज वाला पार्ट है। तो ये कार्टिलेज को डाइजेस्ट करेगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। ओके, नेक्स्ट है पार्ट सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा एनिमल सेल्स में सिर्फ और सिर्फ, प्लांट सेल्स में सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। अ रीजन सराउंडिंग द सेंट्रियोल लोकेटेड नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में ही प्रेजेंट होता है। इसमें एक या दो सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोसोम में, और ये सेल डिवीजन के टाइम पे इसका फंक्शन होता है। सेंट्रियोल्स आर सराउंडेड बाई माइक्रोट्यूब्यूल्स।
फंक्शन देखा, ये इनिशिएट कर रहा है, किसको, इनिशिएट्स एंड रेगुलेट्स सेल डिवीजन। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ एस्टर। एस्टर क्या है, इसमें सेल डिवीजन के टाइम में स्टार जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम एस्ट्रल बोलते हैं। आप इसको सेल डिवीजन वाले चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होंगे। सेवरल काइंड्स, मोस्ट कॉमन वंस आर क्लोरोप्लास्ट। इनमें टाइप्स होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, अलग अलग टाइप्स होती हैं। यहाँ पे हम सबसे कॉमन की बात कर रहे हैं जो कि है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये आप सभी जानते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल से ही क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो पाती है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और ये प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स इसमें होती है जिसमें कि डीएनए प्रेजेंट होता है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनमें जिसको हम बोलते हैं थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड्स में क्या कंडीशन होगी, थैलाकॉइड्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। फंक्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर में है ये सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट होंगे जो कि स्टार्च को स्टोर करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं ना पटेटो में काफी सारा स्टार्च है, उसमें ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। और क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे फ्लावर्स होते हैं अलग अलग कलर के, येलो, ऑरेंज, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स हैं तो उनमें अलग अलग पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। जैसे कि जेंथोफिल पिगमेंट है, ये येलो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके, कैरोटीन पिगमेंट है, ये ऑरेंज रेड पिगमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये क्रोमोप्लास्ट, तो तीन पार्ट्स क्या क्या हो गए, तीन टाइप्स हमारे पास प्लास्टिड में। मोस्ट कॉमन टाइप है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट जो कि रेस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरा आ जाएगा क्रोमोप्लास्ट और एक आ जाएगा फिर ल्यूकोप्लास्ट। फिर आती है हमारी न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, ये वाली बात आपको याद रखनी है कि न्यूक्लियस लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, मोस्टली स्फेरिकल एंड डेंस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद पोर्स टू अलाउ सब्सटेंसेस टू एंटर एंड लीव। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमने देखा पोर्स भी प्रेजेंट है जिससे कि सब्सटेंसेस एंटर करेंगे और एग्जिट करेंगे। इसमें नेटवर्क लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। अब यही क्रोमेटिन फाइबर्स क्या होगा, जब कभी भी सेल डिवीजन होगा तो यही क्रोमेटिन फाइबर्स छोटे छोटे हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, जो कि हम क्लियरली विजिबल कब होते हैं, सेल डिवीजन के टाइम पे। न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है, ये सेल के सभी फंक्शंस को रेगुलेट करेगा। अगर हम न्यूक्लियस को ही रिमूव कर देंगे तो सेल मर जाएगी। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए ऐसी कौन सी सेल है हम ह्यूमंस में जो कि ई न्यूक्लिएटेड है, जिसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। इसका आंसर आप कमेंट्स में दीजिएगा। नेक्स्ट दूसरा हमने देखा कि ये कंटेन करता है क्रोमोसोम्स, bearers of genes that control hereditary characters। अब हमने एक बात और क्या देखी, न्यूक्लियस जब हमारे पास प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में के अलावा हमने देखा न्यूक्लियस के अंदर ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोल रहे हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। अब यही क्रोमेटिन फाइबर्स क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं और ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये कैरियर होती है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को पास कराने का। जैसे हम बोलते हैं ना पेरेंट्स से कैरेक्टर्स चिल्ड्रन में जा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से, क्रोमोसोम्स की वजह से हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या देखा, वन और मोर राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे राउंड शेप के। इनका मेन फंक्शन क्या है, ये प्रोड्यूस करेंगे राइबोसोम, ये पार्टिसिपेट करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में बाय फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग आरएनए। जैसे कि हमको पता है कि राइबोसोम में हेल्पफुल है, अगर ये राइबोसोम बना रहा है तो फिर ऑब्वियसली ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्पफुल होगा। फिर डिक्टेट्स राइबोसोम्स टू सिंथेसिस प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर के बारे में हमने क्या देखा, ये फाइन थ्रेड लाइक नेटवर्क होते हैं इन द रेस्टिंग स्टेज ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि कंडेंस होंगे कब, सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे कंडेंस्ड होंगे, वरना ये पतले पतले धागे की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कंडेंस होने का मतलब क्या है, ये साइज में छोटे हो जाएंगे और मोटे हो जाएंगे, दैट इज कंडेंस फॉर्म में आ जाएंगे। ओके, क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन मेड अप ऑफ डीएनए थ्रेड्स, और इसमें डीएनए थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स में। ओके, क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स विच आर कैरियर्स ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ओके, यहाँ मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, ड्रॉ करके, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारे पास बेसिक कंडीशन क्या हुई है, सपोज ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये काफी सारे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ऐसे, जिनको हम बोल रहे हैं क्रोमेटिन। ओके, दीज आर
chromatin fibers. Okay, these are chromatin fibers. अब जब कभी भी सेल डिवीजन होगा तो ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर थे हमारे पास, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे, ये कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होके ये इस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं। सपोज क्रोमोसोम के इस वाले सेगमेंट पे कोई एक जीन प्रेजेंट है जो कि रेस्पॉन्सिबल है, हम बोल सकते हैं सपोज विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक अमीनो एसिड। ओके, यहाँ पे कोई और जीन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे कोई और जीन प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये कंडीशन होती है हमारे पास कि ये क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं सेल डिवीजन के टाइम पर। ये आप और सेल डिवीजन चैप्टर में स्टडी करोगे। अब वापस हम टेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं। तो क्रोमेटिन फाइबर्स हमने देख लिए, ये बने हुए होते हैं डीएनए थ्रेड्स के, और क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को पास कराने का काम है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हम बात करेंगे वैक्यूल की। तो वैक्यूल क्या होते हैं? ये क्लियर स्पेसेस होते हैं विद वाटर और अदर सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन। प्लांट सेल्स में क्या होगा? प्लांट सेल्स हैव फ्यू बट लार्जर वैक्यूल। प्लांट सेल्स में लार्जर वैक्यूल प्रेजेंट होंगे एज कंपेयर टू एनिमल सेल। ओके, और ये जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है कवर्ड बाय अ कवरिंग कॉल्ड टोनोप्लास्ट, जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो टर्म आपको याद रखना होगा कि टोनोप्लास्ट क्या है। द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। और एक और चीज हमने क्या देखी कि एनिमल सेल में ये छोटे साइज में प्रेजेंट होंगे, जबकि प्लांट सेल में ये लार्जर साइज के। इनका फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, फूड पिगमेंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ये बेसिकली स्टोर करके रखते हैं वाटर को और दूसरे सब्सटेंसेस को। टर्जिडिटी प्रोवाइड कराते हैं और कंटेन करती हैं पिगमेंट जैसे कि एंथोसाइनिन। ओके, एंथोसाइनिन का कलर वायलेट ब्लू कलर। ओके, ज़ैंथोफिल का कलर येलो। अब बारी आई हमारे पास ग्रेन्यूल्स की। ग्रेन्यूल्स क्या है? ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टल और ड्रॉपलेट्स। स्टोर करते हैं स्टार्च को इन प्लांट सेल्स, ग्लाइकोजन। तो अगर प्लांट सेल में है हमारे पास तो वो स्टार्च की फॉर्म में होगा। और ग्लाइकोजन हम कब बोलेंगे? जब ये एनिमल सेल में है तो हम इसको बोलेंगे ग्लाइकोजन। एंड फैट कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स विच सर्व एज फूड फॉर द सेल। ओके, तो इसके अलावा वैक्यूल के अलावा क्या प्रेजेंट होगा? हमारे पास ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट। अब यहाँ पे फीचर है कि बेसिक डिफरेंस की बात आ रही है, जैसे कि प्लांट सेल का साइज की अगर बात करेंगे तो यूजली लार्जर होगा, एनिमल सेल का साइज छोटा होगा। सेल वॉल, यहाँ पे सेल्यूलोज की सेल वॉल होगी, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। साइटोप्लाज्म यहाँ पे डेंस नहीं है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में डेंस होगा। अरेंजमेंट आया साइटोप्लाज्म का, ओनली अ थिन लाइनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म मोस्टली पुश्ड टू द पेरिफेरी। ओके, प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होगा। प्लास्टिड यूजली, प्लास्टिड देख लिया। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट है और एनिमल सेल में प्रेजेंट है। वैक्यूल भी देख लिया कि ये लार्ज और प्रोमिनेंट होंगे, और एनिमल सेल में अगर वैक्यूल प्रेजेंट होगा भी तो वो छोटा होगा और टेम्परेरी होगा, जिसका मेनली काम क्या रहता है? एक्सक्रीशन या फिर सिक्रीशन के लिए होता है। ओके, अब यहाँ पे है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ अनियन पी। तो एपिडर्मल सेल ऑफ अनियन, अनियन की एपिडर्मल सेल जो बाहर की आउटर मोस्ट लेयर होती है, जैसे स्किन की भी आउटर मोस्ट लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं। भाई एपिडर्मिस बाहर की जो स्किन है उसको अगर हम पील करेंगे, द एपिडर्मल पील फ्रॉम द अनियन इज इजी टू प्रिपेयर। ओके, इसमें एक्टिविटी बेसिकली कुछ नहीं किया है, बस एक्टिविटी करी है कि इन्होंने एक अनियन बल्ब लिया और उसको उन्होंने पार्ट्स में काट दिया, 4 पीस में काट दिया। उसके बाद में फिर उनकी स्केल लीफ को हटा दिया और फ्लैशी एक स्केल ली अनियन का, और उसको टीयर कर दिया कॉनकेव वाले पार्ट से, और एक थिन ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप निकाल ली। आपने भी देखा होगा प्याज में एक थिन ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। और फिर फोर्सेप्स का यूज करके इसको वॉच ग्लास पे रख के उन्होंने ये ड्रॉप डाली वाटर की, और उसके बाद में फिर इसको बेसिकली क्या किया? स्लाइड बना के इसको देखा है। पानी क्यों डाला है इसमें? ताकि वो टिश्यू रिंकल ना हो, सिकुड़ ना जाए। फिर उसको उन्होंने एग्जामिन किया है एक लो पावर माइक्रोस्कोप के नीचे। तो फिर इसमें हमको क्या दिखेगा? और इसमें स्टीम भी कर देंगे हम इसको आयोडीन या फिर इओसन सॉल्यूशन से, ताकि जो हमको न्यूक्लियस है वो ज्यादा क्लियर दिख सके। तो जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमको इसमें कुछ ये बेसिक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो ना, हनी कॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर नजर आते हैं।
तो एक पॉइंट यहाँ पे और नोट करने को है कि सबसे पहले जो डिस्कवरी है सेल की वो किसने करी थी। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी थी, लेकिन उन्होंने जो सेल की ये जो डिस्कवरी करी थी वो डेड सेल थी। ओके, उन्होंने भी ऐसे हनीकॉम जैसे स्ट्रक्चर देखे थे और उन्होंने ही इसको टर्म दिया था सेल। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, एक लिटिल रूम। इसलिए उन्होंने उनको उसको नाम दिया था कि ये सेल है। लेकिन लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी एंटोनी वॉन लुइन हुक। ओके, तो ये दो टर्म्स, दो नाम आपको इनको साइंटिस्ट के याद रखने हैं कि रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी करी थी। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी, लेकिन वो सेल कैसे थे? वो डेड सेल थे। पर लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी वो थे एंटोनी वॉन लुइन हुक। ओके, नाउ लेट्स सी दिस। फिर इन्होंने ये देखा द सेल्स ऑफ ऑनियन पील हैव अ समवॉट रेक्टेंगुलर शेप है इसकी, और हर एक सेल में सेल वॉल है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। तीन बेसिक चीजें तो होंगी ही होंगी हमारे पास। उसके अलावा हमने क्या देखा, इसमें लार्ज वैक्यूल भी प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये प्लांट सेल है, इसलिए इसमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होंगे। और इस डिटेल्स को फिर इन्होंने दिखा दिया है। फिर अमीबा के बारे में देखा कि अमीबा जैसे कि एक सिंगल सेल है, ये ग्रो होगा और फिर डिवाइड हो जाएगा और फिर रीग्रो हो जाएगा, यानी ये इसने डिवाइड होके अपनी रेस को कंटिन्यू रखा है। ओके, तो ये वाली बात भी यहाँ से क्लियर हो गई अमीबा के बारे में। और ये स्ट्रक्चर देख लिया, अगर हम इसको देखेंगे तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। ओके, note that the cells are firmly bound together and the nucleus is placed towards one side, which is usually the case in almost all plant cells. Okay, तो इसमें न्यूक्लियस हमने देखा सेंटर में प्रेजेंट ना होके एक तरफ साइड में शिफ्ट हो रहा है। ये मोस्टली प्लांट सेल्स में ऐसा देखा जाता है। ओके, क्योंकि वैक्यूल मोस्ट ऑफ द पार्ट इनका वैक्यूल घेर के रखता है, इसलिए। अब है न्यूक्लियस, द की टू द लाइफ ऑफ अ सेल। Although every part of the cell contributes to the life of the cell, yet the key performer or the master of each cell is the nucleus. Nucleus को हम बोल सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, पूरे के पूरे सेल को रेगुलेट करने का काम न्यूक्लियस का ही है। इसको हम इजीली ये समझ सकते हैं, अगर हमने किसी सेल में से न्यूक्लियस को ही रिमूव कर दिया तो वो सेल फिर खत्म है, उसका कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता। ओके, फिर यहाँ पे दे रखा है इफ द न्यूक्लियस फ्रॉम अनदर अमीबा इज ट्रांसप्लांटेड इन एन इन्यूक्लिएटेड अमीबा द रेसिपिएंट सर्वाइव्स एंड डिवाइड्स व्हाइल द डोनर इन्यूक्लिएटेड अमीबा डाइज। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखा कि एक अमीबा में से क्या किया, अमीबा सेल में से न्यूक्लियस को हटा दिया और एक दूसरे रेसिपिएंट का, या हम बोल सकते हैं दूसरे का, डोनर वाले का, उसमें रेसिपिएंट वाले में हमने लगा दिया न्यूक्लियस। तो क्या होगा, अब वो ठीक से काम करेगा और वो जिसमें न्यूक्लियस नहीं है वो काम नहीं करेगा। ओके, काफी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं कि न्यूक्लियस को हटाया फिर लगा दिया किसी और में, फिर उसका फंक्शन देखा ये कैसे वर्क करेगा। मोस्टली ये बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट में आ जाता है, ये आप आगे स्टडी करोगे। ओके, every activity of the body of an organism is carried out by cells, but each kind of cell is specialized for a particular function. Okay, तो ये तो हमने देख लिया कि हर एक एक्टिविटी बॉडी की सेल से ही हो रही है और हर एक सेल में स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास डायग्राम आ गए कि ये कौन कौन से डायग्राम है, कौन कौन से ऑर्गेनल्स है, आपको कंप्लीट करना है। अब ये रेज्यूम में है, साइज की हमने बात करी थी कि सेल्स जो हैं, रिज्यूम ऑफ द चैप्टर इज दैट साइज सेल्स आर स्मॉल, स्मॉल होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होती हैं, इनका लार्ज सरफेस वॉल्यूम रेशियो होता है। सो द क्वेश्चन इज कि इनका लार्ज सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्यों है? ताकि इनमें अच्छे से डिफ्यूजन हो सके। ओके, सेल का साइज हम बोलते हैं छोटा क्यों है? सेल का साइज छोटा होगा तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और जितने ज्यादा उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा उसको गैसेस ट्रांसपोर्ट करने में, जैसे कि हमारे पास आरबीसी है और भी सेल्स है, उसमें कंटिन्यूस CO2 जाना, ऑक्सीजन का आना, ये सारी चीजें चलती रहती हैं कि CO2 जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। तो फिर इसके डिफ्यूजन के लिए, ताकि इजीली फैसिलिटेट हो पाए डिफ्यूजन, उसके लिए इसका साइज छोटा होता है। शेप की बात हमने देखी कि अलग अलग शेप है इसकी अपने अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे बीन शेप देखी या किडनी शेप देखा हमने, गार्ड सेल्स होती हैं स्टोमेटा की। या दूसरा हमने देखा कि आरबीसी है, आरबीसी बाइकॉनकेव होती है स्ट्रक्चर में। सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखा, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, allowing some substances to pass through the preventing others and preventing others.
सेल वॉल के बारे में देखा, फ्रीली परमेबल होती है, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होगी, और ये किससे बनी होगा, सेलुलोज से मोस्टली बना हुआ होगा। फिर हमने न्यूक्लियस के बारे में भी स्टडी किया, ये एक तरीके से सेल की मास्टर का वर्क करता है। ओके, सो न्यूक्लियस इज द स्पेशलाइज्ड सेंट्रल पार्ट ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड कंटेन्स द क्रोमोसोम्स। ओके, जीन्स प्रेजेंट होंगे इसी में। दूसरा देखा हमने साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन बट एक्सक्लूड्स द न्यूक्लियस। ओके, ये वाली बात भी याद रखनी है कि सेल के अंदर जितना भी लिविंग पार्ट प्रेजेंट है उसमें से न्यूक्लियस को हटा दो तो वो क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अगर हम एक साथ देख रहे हैं तो उसको बोला जाएगा प्रोटोप्लाज्म। साइटोसोल क्या होता है, तो जैसे कि साइटोप्लाज्म में काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, अगर हम उन सेल ऑर्गेनल्स को हटा दें, बाकी जो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड पार्ट बचा है जो कि सेल ऑर्गेनल्स के आसपास है, उस फ्लूइड को हम बोलेंगे साइटोसोल। ओके, और प्रोटोप्लास्ट क्या है, एक और टर्म, दैट व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट। तो अगर हम सेल, प्लांट सेल में से सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं, बाकी का जो पूरा पार्ट बचा सेल, प्लांट सेल का, उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास इतना पार्ट इसका, कि सेल का क्या बेसिक फंक्शन, क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स हैं, हमने सब स्टडी कर लिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, आरईआर, एसईआर, इनके क्या फंक्शंस हैं। तो वैसे तो आपने ये ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, और यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए चैप्टर शॉर्ट में दे रखा है। ओके, अब आगे के जो भी चैप्टर्स हैं वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो अगला चैप्टर आएगा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये वाला चैप्टर हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी। नाउ लेट्स क्लोज दिस वीडियो। अब आगे के वीडियोस में हम अगले चैप्टर्स करेंगे। ओके, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।